पिछले क्लास में हम लोग अमाशय तक देख लिए थे, जिसको बोलते हैं स्टमक, उसके कार्य को देख लिए थे। अब नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं हम लोग छोटी आंत। देखिए हम छोटा-छोटा क्लास करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिटेल ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा धैर्य रख कर पढ़ लीजिए, सही बता रहे हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं छोटी आंत जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, छोटी आंत की बात करते हैं, तो छोटी आंत नाम में छोटा है लेकिन ये बड़ी। ये क्या है तो बड़ी है। जानते हैं छोटी आंत से ही सबसे पहली बार अवशोषण की क्रिया होती है। याद रखिएगा छोटी आंत में ही क्या होता है तो अवशोषण। क्या होता है जी? अवशोषण। तो याद रखिएगा कि अवशोषण की क्रिया कहाँ होता है तो छोटी आंत में होता है। सर ये बताइए कि छोटी आंत कितने भागों में बटे होते हैं? तो छोटी आंत मूल रूप से 3 भागों में बटे होते हैं। एक होता है डेडूनम, एक होता है जेजूनम और एक होता है इलियम। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सर छोटी आंत कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में, डेडूनम, जेजूनम, इलियम। अगर याद ना हो तो बोलिएगा डीजे आई, डीजे आई, मतलब कि डीजे हमारे गांव में आई है तो हम लोग डांस करेंगे, तो डीजे आई। तो डेडूनम, जेजूनम, इलियम। अच्छा सर ये डेडूनम क्या होता है? जानते हैं डेडूनम जो होता है या अमाशय से, जहां अमाशय के सबसे लास्ट पॉइंट होता है, यहीं से यह छोटी आंत में जुड़ा होता है, इसी को डेडूनम कहते हैं। और डेडूनम के पास में यहाँ से लीवर का और यहाँ से पेनक्रियाज दोनों का, लीवर और अग्नाशय दोनों से निकलने वाले जूस जो होते हैं यहाँ पे आकर के इसको मिलते हैं। तो याद रखिएगा ये भैया डेडूनम है, ठीक है। अच्छा सर डेडूनम के काम और क्या होता है? तो डेडूनम के कार्य बस इतना होता है कि भैया यह जो हो वो जेजूनम से जाकर के जोड़ देते। जेजूनम का क्या होता है तो अगला भाग जेजूनम से जाकर के उसको ऐड कर देना। जेजूनम में कोई भी पाचन और अवशोषण की क्रिया नहीं होती है, ये बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि छोटी आंत के किस भाग से पाचन या अवशोषण की क्रिया नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं जेजूनम। किसे तो जेजूनम। एक होता है लास्ट जिसको बोलते हैं इलियम। इलियम क्या होता है सर? इलियम जो है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि इलियम क्या है, तो इलियम जो होता है सबसे बड़ी भाग होती है छोटी आंत का, और यह सबसे छोटी भाग होती है। और इलियम में पाचन और अवशोषण दोनों की क्रिया यहाँ पे संपन्न होती है। अच्छा सर तो छोटी आंत की अगर आप बात करेंगे तो नाम है छोटी, लेकिन साइज में है बड़ी। जानते हैं छोटी आंत 6 से लगभग 8 मीटर तक इसकी लंबाई होती है छोटी आंत का। लेकिन यही अगर हम पूरे आहार नाल यहाँ से लेके यहाँ तक बात करते हैं तो लगभग 10 मीटर तक आता है। लंबे लंबे लोगों में थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है क्योंकि उनकी लंबाई है। ये एवरेज लोगों की बात हम कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि भैया छोटी आंत किसकी लंबी होती है? तो जो सेलुलोज का पाचन करते हैं। मतलब सर सेलुलोज क्या? सेलुलोज मतलब जो लोग हरे पौधे पत्ती को खा करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो लोग मांसाहारी होंगे उसका छोटी आंत छोटा होगा। जो लोग शाकाहारी होंगे उनकी छोटी आंत लंबी होगी। जैसे कि क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से किसकी छोटी आंत लंबी है? ऑप्शन देगा खरगोश, शेर, भैंस, गाय। तो क्या मारना है? खरगोश मारना है। क्या मारना है? खरगोश। क्योंकि खरगोश जो हो पूरी डिपेंडेंट होती है किस पे? तो भैया ये जो होता है वो किस पे? हरे हरे पौधों को खा करके, पत्ती को खा कर देती है, इसकी लंबी होती है। बात समझ गए? लेकिन शेर का, ये सब जितने लोग प्योर मांसाहारी हैं, तो इन लोगों का छोटी आंत क्या होगा? छोटा होगा। और छोटी आंत किसकी बड़ी होगी? तो शाकाहारी का। ये बात आपको समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि सर छोटी आंत से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास बाबू समझ लो। छोटी आंत से कहता है कि सर कितने प्रकार के एंजाइम साबित होते हैं? तो छोटी आंत से 5 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जैसे कि इरेप्सिन, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज और लाइपेज। सर इरेप्सिन, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, लाइपेज ये क्या है सर? तो यह एक प्रकार के एंजाइम है। जब बॉडी से, मुंह से जब अंदर से भोजन लेते हैं तो जो प्रोटीन होता है वो किसके सहयोग से? तो इरेप्सिन की सहयोग से। इरेप्सिन के सहयोग से अमीनो एसिड में बदल जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदलता है किसके सहयोग से? इरेप्सिन की सहायता से। सुक्रोज किसके सहायता से? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाता है। तो याद रखिएगा ये जो होता है वो सुक्रेज की सहायता से। सुक्रोज जो होता है वो सुक्रेज की सहायता से ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में टूट जाता है। एक होता है माल्टोज। माल्टोज जो होता है वो माल्टेज की सहायता से, माल्टेज की सहायता से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूट जाता है। अच्छा सर एक लास्ट है लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है वो लैक्टेज की सहायता से, लैक्टेज की सहायता से ग्लूकोज प्लस
गैलेक्टोज में टूट जाता है। और एक लास्ट है फैट। फैट जो होता है वो लिपिड की सहायता से फैटी एसिड प्लस ग्लिसरीन में, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना जो हम बता नहीं सकते हैं। जितना बार आपको स्टार इसमें लगाना है लगा लीजिए, ये कई एग्जाम में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो दम रख लीजिएगा। ऐसे हम क्लास में अपने क्लास में इसको थोड़ा सा ट्रिकी से याद करवाते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो ट्रिकी गंदा लगता है हमको, इसलिए हम यूट्यूब पर नहीं बता सकते हैं, लेकिन अपने क्लास में बता देते हैं। तो इसको एक बार रख लीजिएगा या अपने अकॉर्डिंग इसको बना लीजिएगा। तो याद रखिएगा, पेप्टोन अमीनो एसिड के साथ से, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, माल्टोज, जीजी, जैसे कि हम थोड़ा सा कहते हैं कि जब माल से बात करते हैं तो उससे जीजी करके बात करते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि सर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो माल से बात करना है तो जीजी करके बात करो। लैक्टोज तो डोज दे रहा है तो ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। चलो इसे याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा भार थोड़ा कम पड़ेगा, तो देख लीजिएगा इसको। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि सर छोटी आंत के बारे में क्या इतना सही रहेगा? अगर इतनी बात याद रखते हैं तो काफी आप है। उसके बाद हम बात करते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, नाम है इसका बड़ा, लेकिन साइज में है छोटा, मात्र 1 से 1.5 से 2 मीटर। तो याद रखिएगा 1.5 से 2 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। किसकी सर? बड़ी आंत का। बड़ी आंत जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जिस प्रकार से छोटी आंत में 3 भाग में बटे हुए हैं, बीजेआई, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, उसी प्रकार बड़ी आंत भी 3 भाग में बटा हुआ है। एक को बोलते हैं सीकम, क्लोन और रेक्टम। तो सीकम, क्लोन और रेक्टम, अगर आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सर मुझे बताइए कि क्या बड़ी आंत में पाचन की क्रिया होती है? जी नहीं, बड़ी आंत में पाचन की क्रिया नहीं होती है। रट के रखिएगा कि बड़ी आंत में कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। छोटी आंत में थोड़ा सा एक बात और याद रखिएगा कि छोटी आंत जो होता है ना, उसके छोटी आंत में, उसके आंत में होल में देखिएगा तो ऐसे 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 छोटा छोटा कनिका निकला होगा। इसी को बिल्ली कहते हैं। क्या बोलते हैं? बिल्ली या बिलाई भी पढ़ते हैं। ये क्या होता है, ये जब भोजन जब जाता है उसके सरफेस से वो गुजरता है तो सरफेस के एरिया को बढ़ा देता है, ये छोटा हो जाता है इसमें। इससे हो के जब गुजरेगा तो एरिया बढ़ा रहेगा, और जब ये घुस घुस के जाएगा इसमें से भोजन, तो सारा के सारा प्रोटीन को अब्जॉर्ब करने की क्षमता ज्यादा रहेगी। तो बिल्ली का काम होता है प्रोटीन को अब्जॉर्ब करने का, तो याद रखिएगा ये भी बात। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे बड़ी आंत में। बड़ी आंत में कोई भी पाचन क्रिया नहीं होता है, कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। अच्छा, क्वेश्चन पूछता है कि सर पानी का या दवाई का अवशोषण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में। एकदम याद रखिएगा, पानी का हो या किसका बोल रहे हैं? मेडिसिन का, जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B3, B6, ये सब कॉम्प्लेक्स का जो अवशोषण होता है किसमें होता है? तो बड़ी आंत में होता है। ये भी याद रखिएगा। सर सीकम की बात करते हैं तो सीकम में ही क्या होता है? तो अपेंडिक्स होता है, और यह अपेंडिक्स जो है ये एक अवशेषी अंग है। हमारे शरीर के एक अवशेषी अंग है जो बहुत ही अब की कंडीशन में बेकार है। क्यों बेकार है अभी के लिए? क्योंकि भैया अभी हम लोग सेलोज खाते नहीं है। अब प्लांट प्लांट के हम खाद को खाते नहीं है हम लोग, पत्ता होता उसका, तो भैया इसको रहना बेकार है। अब क्या करता है कि इसमें धीरे धीरे अगर सूजन वूजन हो जाता है ना, या इसमें भोजन आके फंस जाती है तो कैंसर होने का रूप ले लेता है। ये बहुत बेकार चीज है। अगर किसी किसी में सूजन हो जाएगा तो उसको यहाँ पे दर्द होने लगेगा, इसको काट के हम लोग क्या करते हैं? निकाल देते हैं। तो बड़ी आंत, बस इतना ही, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, तो दिमाग में रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि सर बताइए इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत में, यहाँ देखिएगा रेक्टम के लास्ट में यहाँ पे क्या होता है? तो रेक्टम के लास्ट में एक होता है एनस। क्या होता है? एनस, जिसको बोलते हैं गुदा। यहाँ से ही अपचित पदार्थ जो हमने भोजन लिया था, खाया था, अब उसमें कुछ नहीं बच गया है, अब बचा हुआ है ठोसीय पदार्थ, उसको हम बाहर में जाके क्या करते हैं? उसको भोजन शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ एनस की सहायता से रेक्टम के लास्ट भाग होता है, वहां से हम लोग निकाल देते हैं। अब हम बात करते हैं पाचन ग्रंथि कि सर ये सब जितने भी चीज हम आपको बताए ना, ये पाचन ग्रंथि का मुख्य अंग है, जहां से भोजन हो करके गुजर रहा है। लेकिन ये जो हम लिख रहे हैं ना, यहाँ से भोजन हो के नहीं गुजर रहा है, लेकिन यहाँ से निकलने वाले चीज भोजन में जा रही है। जैसे कि लीवर से निकलने वाला चीज और पेनक्रियास से निकलने वाली चीज। थोड़ा सा याद रखेंगे कि सर लीवर में क्या है, तो जानते हैं लीवर शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर आपसे बोलेगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो क्या बोलिएगा कि भैया लीवर। और यह जानते हैं यह बाह्य ग्रंथि है। एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होता है बाह्य स्रावी ग्रंथि। तो यह बाह्य स्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन की बात करते हैं तो ये लगभग में 1.5 kg का होता है। कितना होता है? तो 1.5 kg का इसमें वजन होता है। सर लीवर में क्या होता है सर? तो लीवर में क्या निकलता है? तो इसमें से बाइल निकलता है। बाइल मतलब पित्त रस।
पीत रस निकलता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि सर पीत रस का स्राव कहाँ से होता है, तो पीत रस का स्राव आपका लीवर से होता है। और यह पीत रस कहाँ जाता है सर, तो पीत रस जो होता है उसको बोलते हैं पिताशय। क्या बोलते हैं, पिताशय। याद रखिएगा, पिताशय में क्या जाता है भैया, तो पिताशय में पीत जाता है, मतलब बाइल। बाइल स्टोर कहाँ होता है, तो पिताशय में। लेकिन कभी कभी किसी किसी के गोल ब्लेडर में पथरी हो जाने से उस गोल ब्लेडर को काट करके निकाल देना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि जब वो पाचन की क्रिया कभी खाना पीना खाता है तो उसमें ज्यादा उसको निकल नहीं पाता है बाइल, क्योंकि भैया वो उसका गोल ब्लेडर काट को निकाल दिया गया है। इसीलिए उसको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाना टुकड़ों में खाना खाइए। अभी कुछ देर खाएं, फिर कुछ खाएं, फिर कुछ देर बाद खाएं, मतलब समय है ना, 2 3 4 घंटा 5 घंटा के मतलब कि गैप कर करके खाना खाएं। एक ही बार कहने का खाना ना खाने की सलाह देते हैं डॉक्टर, क्योंकि भैया वहां से लीवर से, मान लीजिए कि यहाँ लीवर है और लीवर से यहाँ से बार बार बाइल जूस निकल रहा है और जा करके छोटी आंत में जाके मिल जा रहा है, क्योंकि स्टोर होने की जगह है नहीं उसके पास, क्योंकि स्टोर होता था वो कहाँ पे, स्टोर होता था गोल ब्लैडर में, अब गोल ब्लैडर काट को निकाल दिया गया है तो दिक्कत होती है। लेकिन ऐसे कोई परेशानी नहीं होता है, थोड़ा सा पाचन में क्रिया में थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन और कोई प्रोसेस नहीं होगा। अच्छा, तो 1.5 kg का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है सर, ये बताइए कि जो बाइल जूस होती है प्रकृति में कैसा होता है, तो ये बाइल जो प्रकृति में जो होता है वो क्षारीय होता है। याद रखिएगा, ये बेस प्रकृति का होता है। बेस मतलब भैया क्षारीय होता है, क्योंकि अमाशय से जो भोजन आया है वो अम्लीय था, उस अम्लीय भोजन को क्षारीय करने के लिए यहाँ से बाइल निकला है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करते हैं कि सर ये बताइए और कोई लीवर में बात बताइए। लीवर जो है ये रीजनरेटिव अंग है, मतलब अगर ये टुकड़ों में कट जाएगा ना तो फिर से अपने आप को बना लेगा। अगर हम यहाँ पे चाकू मार देंगे ना तो फिर से ये अपने आप को रीजनरेशन करके खुद पे खुद क्या कर लेगा, बंद कर लेगा। ये इतना सबसे बढ़िया अंग है, हमको तो सबसे बढ़िया अंग यही होता है। लेकिन जानते हैं किसी किसी को देखिएगा मुर्गा उर्गा बनेगा, खसी उसी बनेगा तो कहे कि हमको कलेजिया तनी दो ना, बड़ा मजा आता है खाने में। लेकिन उस बेवकूफ को पता नहीं है, अगर कलेजी आप खा रहे हैं तो अपने घर में जैसे कि मुर्गी पालन किए हुए थे या कोई बकरा है उसको काट के आप खा रहे हो, तब तो आप जान रहे हो कि हम उसको क्या क्या खाना खिलाए हैं। लेकिन अगर मान लीजिए फार्मर में के मुर्गा खा रहे हैं और अगर वो इंजेक्शन दिए हो चाहे कुछ भी दिए हो, तो आपको पता होना चाहिए कि लीवर में ही सबसे पहले विषाणु वाले विष वाले चीज जो होते हैं वो लीवर में ही जाते हैं। तो अगर वो जहर खा के मरा है चाहे कुछ भी खा के मरा है और उसको आप खा लीजिएगा तो कहाँ है सारा जहर, सारा जहर आपका लीवर में ही है, मतलब वो आपके कलेजी में ही है। और वही कलेजी आप लीवर खा लीजिएगा तो आप भी क्या हो जाएगा, डेड कर जाइएगा, मर जाइएगा, या आप भी बीमारी से ग्रस्त हो जाइएगा, जिस बीमारी से वो मुर्गी ग्रस्त था या जिस बीमारी से वो जानवर ग्रस्त था। तो आप उसी कलेजी को खाने को सोचिएगा जो अपने घर में हो। ये भी जानकारी के बेसिस से बस आगे। तो कहने का सेंस की लीवर, लीवर जानते हैं, लीवर जो है ये ब्लड क्लोटिंग करने के लिए, मतलब कि ब्लड को जमाने के लिए एक प्रोटीन निकालता है जिसको बोलते हैं फाइब्रोजेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो लीवर करता है। हाइड्रोजन प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, लीवर करता है, जो ब्लड को क्लोटिंग, ब्लड को जमाने के लिए जिम्मेदार होता है। लीवर से ही हिपेरिन नामक पिगमेंट निकलती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बताया जी, हिपेरिन। सर हिपेरिन क्या करता है, सर हिपेरिन जो होता है ब्लड, ब्लड जो है शरीर के अंदर न जमे, इसके लिए आपका लीवर ही हिपेरिन नामक पिगमेंट को भी निकालने का कार्य करता है, एकदम याद रखेंगे। अच्छा सर, उसके बाद हम बात करते हैं इसके बारे में, पेनक्रियाज के बारे में। ऐसे लीवर के बारे में भी और सारी बातें हैं, लेकिन अभी समझेंगे पेनक्रियाज। सर पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाज हमारे शरीर की दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज शरीर का दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये ग्रंथि जो होते हैं ये मिक्स्ड ग्रंथि है। मिक्स्ड मतलब कहने सर, यह हार्मोन के साथ साथ एंजाइम को भी स्रावित करते हैं, हार्मोन भी निकालते हैं और एंजाइम भी निकालते हैं। हम क्लास को ज्यादा बड़ा नहीं कर पाते हैं इसलिए क्योंकि भाई हमारे कैमरामैन उसको हाथ में पकड़े होते हैं, बहुत परेशानी होता है। स्टैंड लगा लेंगे फिर बड़ा बड़ा क्लास करेंगे, तो थोड़ा उनके लिए भी एक लाइक मार दीजिएगा। देखिए समझिए, तो कहने का सेंस की पेनक्रियाज की बात करते हैं, तो पेनक्रियाज शरीर में ये मिक्स ग्लैंड का काम करता है। मिक्स ग्लैंड कहने का सेंस किया हार्मोन के साथ साथ क्या निकालता है भैया, तो एंजाइम भी निकालता है। और एंजाइम जानते हैं, टाइलिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, ये सब भी ये भी निकालता है। कौन, पेनक्रियाज भी निकालता है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि सर हार्मोन कौन कौन सा निकालता है, तो यह अल्फा सेल, बीटा सेल और कौन सा है, तो गामा सेल, या इसी को डेल्टा सेल कहते हैं। तो अल्फा बीटा गामा या डेल्टा। तो सुनो,
अल्फा सेल से क्या निकलता है? ग्लूकागोन। बीटा सेल से इंसुलिन। कई बार यह पूछा है कि पेनक्रियास से इंसुलिन किस सेल से निकलता है? तो बीटा सेल से। और गामा सेल से क्या निकलता है? तो सोमैटोस्टेटिन। क्या निकलता है? तो सोमैटोस्टेटिन। तो याद रखिएगा, अग्नाशय आपके शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे निकलने वाले एंजाइम और इससे निकलने वाले हार्मोन हमारे बॉडी में पाचन की क्रिया करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों क्रिया को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और हमारे तरफ से यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? खत्म होता है। अगर थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो अपना प्रेम दिखाइएगा। थैंक यू।